मरे हुए शेर को उठा कर ले जाने के लिए वो उन 2 बंगालियों को साथ लाए थे। एक मर गया था और दूसरा भाग गया था। शिकारियों को इतनी जल्दी मालूम नहीं हो सकता था कि हम दोनों जेल से भागे हुए हैं। हम उसी सुबह फरार हुए थे, उन्हें इतनी जल्दी मालूम हो ही नहीं सकता था। उन दोनों ने राइफलें जमीन पर रखनी थी और शेर को देख रहे थे। दोनों ने कमर से ढाल लटका रखे थे। एमुनिशन के बेल्ट उनके कंधों से लटक रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो दोनों हैरान हुए। अंग्रेज के साथ जो हिंदुस्तानी था वो बंगाली था। वो दोनों मुझे ज्यादा हैरत से देखते थे। साहब बहादुर, अहमद अली ने उर्दू में उन्हें कहा, ये मेरा पंजाबी दोस्त है, पुलिस में भर्ती होने के लिए यहाँ आया है। मैंने इसे अपने घर में ठहरा लिया है। हम आपके पास शेर को देखने आ गए हैं। अगर हमको हुक्म दें तो हम शेर को उठाकर जहां आप कहेंगे पहुंचा देंगे। कुछ बख्शिश दे देना साहब बहादुर। यही उनका मसला था और अंग्रेज बादशाह को मालूम था कि हिंदुस्तानियों का मसला यह है कि बख्शिश मिल जाए। अंग्रेज के हिंदुस्तानी साथी ने हमसे पूछा कि हम शेर को किस तरह उठाएंगे। मैं जमीन पर पड़ी हुई राइफलों के करीब जा खड़ा हुआ। उन राइफलों के बोल्ट चढ़े हुए थे और सेफ पर थे। इसका मतलब यह था कि एक एक राउंड नालियों में है। मैगजीनों में भी 2-4 राउंड होंगे। मैंने लपक कर दोनों राइफलें उठा ली। अहमद अली जस्त लगाकर मेरे पास आ गया। मैंने एक राइफल उसे दे दी। हम दोनों हर किस्म की राइफल का इस्तेमाल जानते थे। हमने राइफलों की नालियां उनकी तरफ कर दी। साहब बहादुर, मैंने कहा, बेल्ट और धा उतार कर इधर फेंक दो। साहब बहादुर को बहुत अजीब लग रहा था कि उसके गुलाम उसे ललकार रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने हमें इनाम का लालच दिया। हम जो जुर्म कर रहे थे उसकी सजा से भी डराया, लेकिन हमने अपना हुक्म मनवा कर दम लिया। फिर उन्हें कहा कि वो चले जाएं। वो चल पड़े। जब वो घनी झाड़ियों के करीब पहुंचे तो अहमद अली ने मुझे इशारा किया। हम दोनों ने राइफलें अपने कंधों से लगा ली। मैंने अंग्रेज को और अहमद अली ने हिंदुस्तानी को शिस्त में लिया। पहले अहमद अली की राइफल से गोली निकली, फौरन बाद मैंने राइफल फायर की। हिंदुस्तानी रुका और उसके घुटने जमीन से लगे, फिर वो लुढ़क गया। अंग्रेज भी रुक गया। उसने अपने दाएं पहलू पर दोनों हाथ रखे, इस तरह झुका और गिरते गिरते झाड़ियों के पीछे चला गया। इससे पहले मैं ना जाने कितने इंसानों को कत्ल कर चुका था, लेकिन एक अंग्रेज को गोली मारकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैंने अपनी आप बीती के शुरू में आपको बताया था कि मुझे अंग्रेज देखने का बहुत शौक था और ये मेरा अकीदा बन गया था कि अंग्रेज तमाम तर बनी नू इंसान से बरतर और आला कौम है और बादशाही का हक सिर्फ उसी कौम को हासिल है। मैं अंग्रेजों से डरा करता और सर्विस में अंग्रेज अफसर को सलाम करके मुझे ऐसा सुकून हासिल होता जैसे मैंने इबादत की हो। मगर एक अंग्रेज को गोली मारी तो मैंने अपने आप में बड़ाई और बरतरी महसूस की, जैसे मैंने किसी जिन या भूत को मार डाला हो। मैंने गर्दन अकड़ा कर अहमद अली की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि वो डरा हुआ है या नहीं, या वो खुश है या क्या महसूस कर रहा है। अब चलो इनकी जेबें खाली करें, अहमद अली ने कहा। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हो सकता है कि इनके साथ कुछ और आदमी हो। हम जल्दी जल्दी गए। हिंदुस्तानी को देखा, वो मर चुका था। उसकी जेबों की तलाशी ली। 26 रुपए और कुछ आने निकले। उस जमाने में ये खासी रकम हुआ करती थी। अंग्रेज से ज्यादा रकम की उम्मीद थी। वो बादशाह था। हम दोनों उधर गए जिधर वो गया था, मगर वो कहीं नजर ना आया। झाड़ियों को हटा हटा कर देखा, वहां उसका नामो निशान तक नहीं था। जमीन पर खून का एक कतरा नजर नहीं आता था। अहमद अली एक तरफ और मैं दूसरी तरफ चला गया। अंग्रेज ना मिला। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे तुम्हारी गोली लगी थी? अहमद अली ने पूछा। मैंने बड़ हाँकना मुनासिब न समझा। मैं सोच में पड़ गया। मुझे शक होने लगा कि मेरा निशाना चूक गया था। वजह यह हुई थी कि मुझसे पहले अहमद अली ने गोली चलाई थी। उस फायर के धमाके ने मेरी शिस्त हिला दी थी। मैंने फौरन फायर कर दिया था। अहमद अली, मैंने कहा, मुझे शक है वो बदबख्त शायद जख्मी भी नहीं हुआ। अहमद अली ने कहा, जख्मी होने और गिरने का धोखा देकर भाग गया। फिर यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, क्या तुम इस जंगल से वाकिफ हो? नहीं। अहमद अली ने कहा, शुक्र करो राइफलें मिल गई हैं और धा भी। अब जो कुछ होने वाला था उसे हम समझते थे। अंग्रेज शिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस और शायद फौज को भी हमारे ताक़ुब में आना था। हमारी मुश्किल ये थी कि हमें मालूम नहीं था कि ताक़ुब में आने वाले किधर से आएंगे। हम झाड़ियों की ओट से निकले ही थे कि हमें वो बंगाली नजर आया जो जख्मी शेर से बचने के लिए भाग गया था। उसने अपने साथी की लाश देखी होगी, फिर उसने हिंदुस्तानी शिकारी की लाश देखी, इसलिए उसके चेहरे पर जो खौफ था वो होना ही चाहिए था। हमें देख कर वो रुक गया। उसने और अहमद अली ने आपस में बंगाली जुबान में बातें की जो मैं ना समझ सका। मैंने देखा कि बंगाली अहमद अली को हाथों के इशारों से रास्ता समझा रहा था। खानू, अहमद अली ने कहा, इसे जिंदा जाने देना खतरनाक है, लेकिन गरीब आदमी है। इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके हाथ पांव बांध कर यहीं छोड़ जाते हैं ताकि ये खतरा ना रहे कि अंग्रेज की तरह भाग जाएगा और पुलिस को इत्तला दे देगा। मैंने कहा, चलो इससे फारिग होकर भाग चलते हैं। हमने उसी को कहा कि जिस रस्सी से बकरा बंधा है वो रस्सी खोल लाए।
वो रस्सी ले आया तो हमने उसे उसके हाथ पीठ पीछे बांधे और यही रस्सी काट कर टखनों से उसके पांव भी बांध दिए। वो कस्में खाता रहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और उसे बांधा ना जाए, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी। अहमद अली ने मुझे बताया कि हम कहाँ हैं और हमें किधर जाना चाहिए। लेकिन अहमद अली, मैंने पूछा, हम जाएंगे कहाँ? आसाम। अहमद अली ने कहा, मैं तुम्हें अपने वतन ले जा रहा हूँ, वहाँ से हम हिंदुस्तान का रुख करेंगे। आसाम कितनी दूर है? बहुत दूर, अहमद अली ने जवाब दिया। हम चूंकि कदम कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, इसलिए बहुत दिनों बाद आसाम पहुंचेंगे। अगर हम आम हालात में चल रहे होते तो अब तक हम बहुत दूर निकल गए होते। मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे इतना सवाल ना पूछो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर है तो वो निकाल लो। मुझे याद नहीं कि मेरे दिल में कोई डर था या नहीं। इतना याद है कि कभी ऐसे लगता जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ और कभी जहन बिल्कुल साफ और बेदार हो जाता और मुझे खुशी सी होती कि मैं बड़े सही रास्ते पर जा रहा हूँ। हम वहाँ से चल पड़े। सूरज आगे निकल गया था और कुछ देर बाद उसे गरूब हो जाना था। हमें भूख परेशान करने लगी थी, लेकिन भूख का वहाँ कोई इलाज नहीं था। अचानक मुझे एक ख्याल आया। अहमद अली, मैंने कहा, क्या दुनिया का और खुदा का कानून हमारे हाथ में आ गया है कि हम इतने सारे आदमियों को कत्ल करते चले जा रहे हैं? मैंने बुजुर्गों से सुना था कि इंसान इंसान को कत्ल करके इंसान के बनाए हुए कानून से बच सकता है। खुदा के कानून में उसके लिए बख्शिश नहीं। हमारा अंजाम क्या होगा? जो अपने अंजाम को सोचने बैठ जाते हैं वो कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते। अहमद अली ने कहा, तुम किसी मस्जिद में जाकर बैठना और अल्लाह अल्लाह करना चाहते हो। हमारा मुकाबला मौत से है। हम अपनी मौत दूसरों पर गिराते जा रहे हैं। जहां हम रहम करने पर आ गए, मौत वहीं हमें पकड़ लेगी। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जहन साफ करके चलो। मैं तुम्हारे मुकाबले में आधा आदमी हूं। अपनी जिसामत देखो, फिर मेरी जिसामत देखो, और ये भी देखो कि मैं डर नहीं रहा। डरोगे तो तुम्हारी आधी जान निकल जाएगी। मैंने जहन से वहम और वसवसे निकाल दिए और हम उस जगह से निकल गए जहां मरा हुआ शेर और 2 इंसानों की लाशें पड़ी थीं। जिस बंगाली को हम बांध कर फेंक आए थे उसने बताया था कि यहाँ से 15 मील दूर रेलवे लाइन है। अंग्रेज के मुतल्लिक उसने बताया था कि जहां उसने शेर को मारा था वहां से 3 मील दूर डाक बंगला है और वहां जंगल के महकमे के 2-3 आदमी रहते हैं। वहां से 9-10 मील दूर एक आबादी है। अंग्रेज शिकारी घोड़े पर आया था। हम चट्टानों में दाखिल हो गए। सूरज नीचे जा रहा था। हमें हल्की हल्की गुराहट और दौड़ने की आहटें सुनाई दी। हम दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ गए। हमें वो बकरा दिखाई दिया जो दरख्त के साथ शेर के लिए बांधा गया था। उसकी रस्सी से हम बंगाली को बांध आए थे। बकरा इधर आ निकला था। वो बहुत तेज दौड़ा आ रहा था और उसके पीछे एक शेर दौड़ा आ रहा था। दोनों हमारे नीचे से गुजर गए। बकरा इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। जरा ही आगे जाकर शेर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और भंबोड़ कर उसे गिरा लिया। हम उस शेर को आसानी से मार सकते थे, लेकिन उसे मारकर क्या करना था? हमें वहां से निकलना था। अहमद अली ने कहा कि खतरा टल गया है, अब शेर बकरे में मगन रहेगा। हम चट्टान के ऊपर ऊपर आगे निकल गए और नीचे उतरे। ये इलाका बहुत ही दुश्वार गुजार था। दूर दूर कोई गांव नहीं हो सकता था। भूख हमारी ताकत खत्म कर रही थी। आगे फिर एक खुली जगह आ गई और सूरज गरूब हो गया। जूं जूं अंधेरा गहरा होता जा रहा था, जंगल बेदार हो रहा था। कभी कभी दूर से शेर की हल्की सी गरज सुनाई देती थी। कुछ और आवाजें भी थीं। मैं उनमें भेड़ियों की आवाजों को पहचानता था। अहमद अली ने कहा कि रुकना नहीं चाहते। बंगाली ने बताया था कि 4-5 मील दूर कोई ना कोई छोटा सा गांव होगा। अब तो भूख ने अधमुआ कर दिया था और थकन अलग थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी और अहमद अली की चाल वजनी हो गई है। वहां रास्ता तो कोई था नहीं। बोने दरख्त और झाड़ियां और ऊंची घास में से हम गुजरते जा रहे थे। आगे नदी आ गई। दूसरा किनारा अंधेरे में भी नजर आ रहा था। अहमद अली ने कहा कि यह गहरी मालूम नहीं होती, चलो उतरो। जरा रुक जाओ अहमद अली। मैं बैठ गया और उसे कहा, यार दम निकल रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने नदी में से चुल्लू से पानी पिया और एक दरख्त के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। खानू खानू, मेरे कानों में आवाजें पड़ी। मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं जमीन पर पड़ा था और सुबह तलू हो रही थी। थकन की नींद ने मुझे बेहोश कर दिया था। अहमद अली कुछ घबराया हुआ था। कुछ खाने को मिलना चाहिए। उसने कहा, चलो उठो। उस बंगाली ने कहा था कि नदी पार कर जाना, चलो उतरो नदी में। हम नदी में उतर गए। पानी मेरी कमर तक था। अहमद अली का कद छोटा था। पानी उसकी छाती तक चला गया। मैंने उसकी कमर में बाजू डाले रखा और हम पार चले गए। किनारे पर दरख्त बहुत ही घने थे। उनमें से गुजरे तो जंगल खुलने लगा। हमसे तेज नहीं चला जाता था। हम कदम घसीटते गए। अब खतरा यह था कि हमारा ताकुब हो रहा होगा। जेल वालों की रिपोर्ट पर पुलिस को हमारे पीछे आना था और अंग्रेज की रिपोर्ट पर अलग ताकुब का खतरा था। कमोबेश 2 घंटे चलने के बाद हमें 2 झोंपड़े नजर आए। बंगाल में ऐसे झोंपड़े बहुत नजर आते थे। ये लोग झोंपड़े के करीब थोड़ी सी जगह धान की खेती बना लेते थे। उसके साथ पानी का कुदरती तालाब होता था जिसमें से वो मछलियां पकड़ लेते थे।
हम झोंपड़ों तक चले गए। 3-4 बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो हमें देखकर झोंपड़ों में भाग गए। एक बूढ़ा बाहर आया, फिर एक अधेड़ उम्र औरत आई और फिर एक जवान लड़की बाहर आई। हिंदुस्तानी शिकारी की जेब से जो 26 रुपए निकाले थे उनमें से हमने 3 रुपए बूढ़े के हाथ में दे दिए और उसे कहा कि हमें कुछ खाने को दे दे। बूढ़े ने अपने हाथ में 3 रुपयों को देखा, फिर हम दोनों को देखा। हैरत और मुसर्रत से उसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी थी। उसने इतनी ज्यादा रकम शायद पहली बार अपने हाथ में पकड़ी थी। हमारे पास जो चंद आने थे वो भी उसे दे दिए। अब उसका मुंह भी खुल गया। उसने औरत को बुलाया, वो आई तो उसने वो रुपए और आने उसे दिखाकर कुछ कहा। औरत ने हम दोनों को देखा। मैंने उसके चेहरे पर चमक देखी। उनकी जवान लड़की भी आ गई। उसने भी पैसे देखे और औरत से, जो शायद उसकी माँ थी, कुछ पूछा। माँ ने उसे जवाब दिया तो लड़की का चेहरा भी खिल गया। अहमद अली ने 1 रुपया लड़की के हाथ में दे दिया। मैंने बूढ़े को देखा, वो मुस्कुरा रहा था, मगर लड़की के हाथ में रुपया देखकर उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। उसने हम दोनों को देखा और लड़की से कुछ कहा। लड़की रुपया वापस करने लगी। अहमद अली, मैंने कहा, लड़की को रुपया देकर तुमने गलती की है। बूढ़ा समझ रहा है कि हम इस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसका वहम दूर कर दो। अहमद अली ने बंगाली जबान में बूढ़े से कहा कि इस लड़की को हम अपनी बहन और बेटी समझते हैं, हमें सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए, फिर हम वापस चले जाएंगे। उसने बूढ़े का वहम दूर कर दिया। मैंने उस वक्त भी महसूस किया था कि ये गरीब लोग हैं और उन पर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद, जब वो बूढ़ा मर चुका होगा और वो लड़की भी बूढ़ी हो गई होगी, मुझे वो बूढ़ा याद आया है। तो मेरे सामने आज की तहजीब में रंगी हुई शहरी दुनिया आ गई है, जो दौलत की हवस से दीवानी हुई जा रही है। बेटे के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो इस हवस से कि जहेज ज्यादा हो और मॉडर्न हो। लड़की का रिश्ता वहां देते हैं जहां रुपया पैसे की रेल पेल हो, इज्जत व आबरू रुपये पैसे पर कुर्बान की जा रही है। वकार हो ना हो, कार जरूर हो। उस बूढ़े और उसके खानदान ने 3 रुपए और कुछ आने पहले कभी नहीं देखे थे। ये उसके लिए कारून का खजाना था, मगर उस खजाने से कीमती उसकी इज्जत और इस्मत थी। मुझे आज तक उस बूढ़े का नाम याद है। मैंने पूछा तो उसने बताया था हासिम, जो दरअसल हाशिम था। बंगाली शीन को सीन बोलते हैं। ये लोग हमें शिकारी समझे थे। उन्होंने हमें उबले हुए चावल और मछली खिलाई। जिस तरह उन लोगों के लिए 3 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, उसी तरह उबले हुए चावल और उबाली हुई मछली हमारे लिए आसमान से उतरी हुई मुरगन गज़ा थी, ज़ियाफत थी। अहमद अली उससे बच बच कर रास्ते और आबादियां पूछता रहा। 14-15 साल उम्र का एक लड़का आया। उसने टोकरी में खाने पीने का सामान डाल रखा था। उसे हमने पहले नहीं देखा था। वो सुबह ही ये सामान लेने के लिए चला गया था। उसने बूढ़े को बताया कि करीबी नदी में पुलिस की कश्ती आ रही थी। उसमें 8-10 पुलिस के आदमी थे। उन्होंने कश्ती किनारे पर बांधी और इधर उधर बिखर कर जंगल में चले गए हैं। अहमद अली ने मेरी तरफ देखा, फिर उसने बूढ़े के साथ बातें की जो बाद में उसने मुझे बताई। हाशिम दादा, अहमद अली ने उसे कहा, मेरा ख्याल है पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। तुम दोनों को? बूढ़े हाशिम ने हैरान होकर कहा, क्या तुम दोनों डाकू हो? हम शिकार खेलने आए थे, अहमद अली ने कहा। यह कल की बात है। हमने जंगल में देखा कि एक अंग्रेज अफसर ने इस जैसी नौजवान लड़की को, जैसी ये तुम्हारी बेटी है, पकड़ रखा था और लड़की रो और चीख रही थी। हमारी गैरत ने गवारा न किया। हमने लड़की को छुड़ाने की कोशिश की। अंग्रेज ने हम पर बंदूक तान ली और हमें गालियां दी। मेरे पास भी राइफल थी। मैंने अंग्रेज को गोली मार दी और उसके नौकर चाकर जो साथ थे वो भाग गए। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी होगी। मेरा ख्याल है कि पुलिस हमारी तलाश में है। हम छुपते फिर रहे हैं। अहमद अली ने देख लिया था कि बूढ़ा गैरतमंद है, इसलिए उसके दिमाग ने यह कहानी घड़ ली। बूढ़े पर उसका वही असर हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। तुमने अंग्रेज को मार दिया है, बूढ़े ने खुशी और हैरत से कहा। तुम बहादुर बंगाली हो। लेकिन हाशिम दादा, अहमद अली ने कहा, तुम हमें यहाँ छुपा सकते हो? पुलिस चली जाएगी तो हम चले जाएंगे। छुपा लूंगा, बूढ़े ने कहा। तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े ने दोनों झोंपड़ों से अपने खानदान के बच्चे को बुलाकर कहा, अगर पुलिस इधर आ जाए और तुमसे पूछे कि तुमने 2 आदमी राइफलें उठाए हुए देखे हैं तो कहना कि नहीं देखे। उसने सबको पक्का कर दिया। पुलिस आ ही गई। एक लड़के ने पुलिस को आते देख लिया था। बूढ़े ने हमें एक कोने में लिटाकर ऊपर बहुत सा सामान रख लिया। पुलिस ने सबको बाहर बुलाया और धमकियां देकर पूछा कि उन्होंने 2 आदमी राइफलें उठाए हुए इधर से गुजरते हुए देखे हैं। पुलिस का यह आदमी बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा था। उसने मेरा और अहमद अली का हुलिया बताया। सब ने कहा कि उन्होंने उन 2 आदमियों को नहीं देखा। अगर हमें ये 2 आदमी नजर आ जाएं तो हम किसे बताएं? बूढ़े ने पूछा। उसे बताया गया कि कहां जाकर इतला देनी है। पुलिस चली गई। बूढ़े ने अंदर आकर हमें सामान के नीचे से निकाला। कहने लगा, हम लोग इतने गरीब हैं कि किसी को शक तक नहीं होता कि हम किसी को यहाँ छुपा सकते हैं। अहमद अली ने उसे कहा कि पुलिस का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है ये लोग 1-2 दिन जंगलों में ही घूमते फिरते रहें।
इस सूरत में हमें 2-3 दिन यहीं रहना होगा। बूढ़े ने कहा कि तुम लोग जितने दिन चाहो यहीं रह सकते हो। हमने उसे 5 रुपए और दे दिए। हम 3 दिन वहां रहे। हम सारा दिन झोंपड़े में रहते और रात को टहलने के लिए बाहर निकलते थे। चौथे दिन की सुबह अभी अंधेरी थी जब हम उस झोंपड़े से निकले और बूढ़े की बताई हुई सिमत रवाना हो गए। उसने नदी का पुल बताया था, उससे हमने नदी पार की। जूं जूं सुबह की रोशनी फैलती जा रही थी, खतरा बढ़ता जा रहा था। बूढ़े ने कहा था कि आसाम तक पहुंचने का यह रास्ता कुछ छोटा है, लेकिन रास्ते में एक इलाका खतरनाक है। उसमें उसने कहा था कि दलदल और तालाब हैं और उनमें 2-2, 3-3 गज लंबे मगरमच्छ रहते हैं। बाज लोगों ने पानी में रहने वाला अजदहा भी देखा था। मगरमच्छों के मुतल्लिक उसने ये खतरा बताया कि वहां की जमीन का रंग उनके रंग से मिलता है और ये चुपचाप और बेहरकत पड़े रहते हैं। हमारे लिए इस इलाके से गुजरना इसलिए बेहतर था कि इधर से कोई भी नहीं गुजरता था, आबादी का निशान तक नहीं था। उसने बताया कि वहां से तकरीबन 3 मील आगे रेलवे लाइन है। अहमद अली दरअसल रेलवे लाइन तक पहुंचना चाहता था। कहता था कि किसी माल गाड़ी पर चढ़ जाएंगे और छुप कर कहीं उतर जाएंगे। हम चलते गए। ये सफर वैसा ही था जैसा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। अब हमारे पास राइफलें थीं जो हमें खतरों से बचा सकती थीं और हमारे लिए खतरा भी थी, क्योंकि भाग निकलने वाले अंग्रेज ने पुलिस को बताया होगा कि एक मुजरिम लंबे कद का कवि हैकल है और दोनों के पास विंचेस्टर राइफलें और धा हैं। इन हथियारों को हम छुपा नहीं सकते थे। बहरहाल बंगाल के जंगल और वीराने हमारी बहुत मदद कर रहे थे। अहमद अली, मैंने कहा, मैं अपने गांव ना चला जाऊं? तुम भी साथ चले चलो। खानू, तुम ASI रह चुके हो। उसने कहा, लेकिन कुछ नहीं समझते। इन 4-5 दिनों में तुम्हारे गांव, तुम्हारे थाने की पुलिस जा चुकी होगी। उधर से इत्तला चली गई होगी कि मोहम्मद खान वहां आए तो गिरफ्तार करके चिटागांग पहुंचा दिया जाए। जब तक तुम गिरफ्तार नहीं हो जाते, तुम्हारे गांव पर नंबरदार और मुखबिरों के जरिए पुलिस की निगरानी रहेगी। वहां तुम्हारे दुश्मन भी हैं, गांव को दिल से उतार दो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हारे बाप के कातिलों को कत्ल करने चलेंगे। खुदा की कसम, उनके खानदान का कोई बच्चा भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मेरे हौसले ताज़ा हो गए। इसके साथ ही मुझे अपनी बीवी और बच्चा याद आ गया, लेकिन बीवी की याद से रानी मेरी नज़रों के सामने आ गई। मैं उसके तस्वुर में महव हो गया। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अब रानी को कभी ना देख सकूंगा। अहमद अली, अब रानी को तो कभी ना देख सकेंगे। इंसान जिंदा रहें तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। उधर सूरज उफ्क के करीब चला गया। इधर हम उस इलाके में दाखिल हो गए जिसमें दलदल थी और पानी जगह जगह खड़ा था। अहमद अली ने कहा कि यहाँ से गुजर गए तो आगे इलाका साफ होगा और रेलवे लाइन आ जाएगी। बूढ़े ने कुछ उबले हुए चावल और मछली साथ बांध दी थी। वो हम दोनों खा चुके थे। भूख और थकन ने फिर हमला कर दिया। मैं जरा सुस्ताने बैठ गया। अहमद अली खड़ा इधर उधर देख रहा था। वो अचानक बैठ गया और बोला, खानू, मैगजीन में राउंड पूरे कर लो, सवार गश्त आ रही हैं। मैंने एक झाड़ी की ओट से देखा, कोई 150 कदम दूर 6 घुड़सवार हमारी तरफ आ रहे थे। वहां दरख्त जरा ऊंचे और बहुत कम थे। ये पुलिस के सवार थे। सबसे आगे वाले घोड़े पर एक अंग्रेज अफसर सवार था। मुझे ये सवाल परेशान करने लगा कि उन्होंने हमें देख लिया है या किसी की मुखबरी पर हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। हमने राइफलों की मैगजीनों में 5-5 राउंड डाल लिए और एक एक राउंड चैम्बर में डाला। हम और पीछे हटते गए। यहाँ बुलंद जगहों की तरह चट्टानें थीं और ज़मीन पर कीचड़ और दलदल। इस जगह दरख्त और पौधे अजीब किस्म के थे। बुलंद जगहों पर घास ज़्यादा और ऊंची थी। हम दोनों ऐसी ही एक बुलंद जगह पर चढ़ गए और घास में इस तरह लेट गए कि हमें सवार पुलिस अच्छी तरह नजर आ रही थी। अहमद अली ने मुझे कहा कि मैं घबरा कर फायर ना कर दूं। सवार इधर ही आ रहे थे। फिर वो इतने करीब आ गए कि हर एक आदमी के चेहरे के नक्श साफ नजर आते थे। हम बड़ी आसानी से उन्हें गोलियों का निशाना बना सकते थे। उनके संभलने तक हम 1 मिनट में सबको खत्म कर देते, लेकिन इसमें खतरा था। हो सकता था कोई और पुलिस पार्टी कहीं करीब हो। गोलियों की आवाजों पर वो फौरन पहुंच जाती। हम बिला वजह की लड़ाई से गुरेज कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने अपना घोड़ा बिल्कुल वहां रोका जहां चंद मिनट पहले मैं और अहमद अली रुके थे। दूसरे सवार बाहर रुके रहे। अंग्रेज अंदर तक आया, इधर उधर गया, कहीं रुका और देखा। मुझे डर था कि उसे हमारा कोई सुराग या खुरा ना मिल जाए। अंग्रेज अफसरों के दिमाग बहुत बारीक थे। वो जहां रुकता वहां नीचे जरूर देखता था। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। 1-1 मिनट लंबा हो गया था। आखिर अंग्रेज ने घोड़ा मोड़ा, अपनी पार्टी के करीब आया, कुछ कहा और वापस चल पड़ा। पार्टी ने घोड़े मोड़े और उसके पीछे चली गई। अब उनकी रफ्तार तेज थी। ये हमारे लिए खतरे का अलार्म था। मुझे यकीन नहीं था कि यह पार्टी हमारी तलाश में आई थी या मामूल के मुताबिक गश्त पर थी, लेकिन हम दूर किसी गरीब से इंसान को खड़ा देखते थे तो लगता था जैसे उसे अंग्रेजों ने यह बताकर खड़ा किया है कि यहाँ से 2 मफरूर मुलजिम गुजरेंगे। जूं ही नजर आए इत्तला दो।
ये घुड़सवार दूर चले गए तो हम घास से निकले। सूरज उफ्क पर पहुंच गया था। हम नीचे उतरे और उस पार्टी के मुतल्लिक बातें करने लगे। हम ऊपर से एक और तरफ से उतरे, जरा परे पानी था और उसके साथ दलदल। सूरज अभी गरूब तो नहीं हुआ था, लेकिन उस जगह से धूप जा चुकी थी। मैं वैसे ही रुक गया और अहमद अली आगे चला गया। अचानक मेरी टांग शिकंजे में जकड़ी गई और लोहे की कीलें मेरी टांग में उतरने लगीं। मैंने नीचे देखा, मेरी टांग एक मगरमच्छ ने अपने मुंह में ले ली थी। मगरमच्छ 2-2.5 गज लंबा था। दर्द से और दहशत से मेरी चीख निकल गई। मगरमच्छ ने इतनी जोर से खींचा कि मैं गिर पड़ा। वो मुझे पानी में ले जा रहा था। अहमद अली ने देखा तो वो दौड़ा आया। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा कि गोली चलाओ। उसने कहा कि गोली नहीं चलेगी खानू, घबराना नहीं। उसने न्याम से धा निकाला और मगरमच्छ के सर पर मारा। कुछ असर ना हुआ। अहमद अली अकल वाला आदमी था। उसने धा मगरमच्छ की एक आंख में मारा, फिर उसी आंख में एक और वार किया। मगरमच्छ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। अहमद अली ने धा उसके मुंह में दे दिया। उसकी ये जगह नाजुक थी। मगरमच्छ शेर की तरह जख्मी होकर हमला नहीं किया करता। उसने मुझे छोड़ा और भागकर पानी में चला गया।